हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपका गणित का अध्यापक आपका इस मैथ्स की क्लास में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम पिछली अपनी वीडियो में आपको इस वर्ष का जो हमारा गणित का सीबीएसई का जो पाठ्यक्रम है वो हम आपको समझा चुके हैं, और उसी क्रम में जो हमारी फर्स्ट यूनिट है नंबर सिस्टम, उसका परिचय भी हम आपको अच्छे से करा चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि कितने तरीके के नंबर होते हैं, रियल नंबर कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमने जो है नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सब नंबर्स के बारे में अच्छे से बातें करी। इन नंबर्स के बीच में डिफरेंस क्या क्या होता है ये सब हमने आपको अच्छे से बताया। तो उसी यूनिट जो आपकी ये नंबर सिस्टम है, इसमें जो रियल नंबर आपका जो चैप्टर 1 है, इस चैप्टर से एग्ज़ाम में आपका 6 मार्क्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे। तो ये जो चैप्टर है रियल नंबर, अब इसमें जो ज़रूरी टॉपिक हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वो हम इसमें वीडियो में देखेंगे, और रियल नंबर जो चैप्टर है उसको फिनिश करेंगे। फिर इस पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को, क्योंकि इस बार जो आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो एक बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित है, तो उसी तरीके से हम फिर कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारे जो सिलेबस के जो पॉइंट हैं, जो टॉपिक हैं, उनको हमें समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम उन क्वेश्चनों को अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, हम प्रैक्टिस तो कर सकते हैं लेकिन ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन यही आएगा। तो इसलिए हमें उस टॉपिक को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उस टॉपिक से रिलेटेड फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो इसका स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको समझते हैं और फिर इसको एग्जाम्पल से करके देखते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो ये प्रमेय क्या कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। मतलब समझते हैं कि देखिए, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, इन संख्याओं के बारे में हम आपको अच्छे से बता चुके हैं। तो अब आपको इन संख्याओं को समझने में कोई भी कठिनाई नहीं हो रही होगी। तो आप, अब भाज्य संख्या की परिभाषा भी आपको पता है, अभाज्य संख्या की भी। तो भाज्य संख्या वे जो किसी संख्या से विभाजित होती है, और अभाज्य संख्या वे जो स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। चलिए, तो इस जो स्टेटमेंट है इसके आधार पर हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया 20। तो जो 20 एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिया, तो अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि कोई भी भाज्य संख्या, अब देखिए 20 ये कैसी संख्या है, एक भाज्य संख्या है। कैसे भाज्य है? क्योंकि ये 10 से भी डिवाइड होती है, 5 से भी होती है, 4 से भी होती है, 2 से भी होती है, तो ये एक भाज्य संख्या है। तो अब जो हमारी ये थ्योरम है, जो प्रमेय है, इसके आधार पर ये कहा गया है कि कोई भी भाज्य संख्या, उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित कर सकते हैं। तो देखें जरा, तो यदि हम 20 के गुणनखंड करें, हमें उसके गुणनखंड किस तरीके से करने हैं? अभाज्य संख्याओं के रूप में। तो देखें, तो सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या जो इससे निकलेगी वो 2 होगी, फिर 2 होगी, फिर 5 होगी। तो देखें, जो इसके सरलतम जो अभाज्य संख्याओं में गुणनफल होंगे, इसके गुणनखंड होंगे, वो ये होंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। देखें, इसको टोटल आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20, तो 20 बन गया। तो इसके गुणनखंड क्या हुए? ये आ गए। और आपने देखा कि यहाँ पर जो गुणनखंड हमने किए हैं, 2 भी कैसी है संख्या? अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। तो हमारी जो प्रमेय है उसके अनुसार हमने इसको अभाज्य संख्याओं गुणनफल के रूप में गुणनखंडित कर दिया। देखिए, अब इसको हम क्या ऐसे ही लिख सकते हैं और दूसरा तरीका नहीं है? नहीं, हम एक तरीके से और इसको लिख सकते हैं, जैसे कि जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे 2 एक अभाज्य संख्या इसमें रिपीट हो रही है। अब 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे? 2 की पावर 2, यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख देंगे।
और 5 कितने टाइम्स है, 1 टाइम, तो 5 की पावर 1 यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने 20 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इस तरीके से लिख दिया। तो यही हमारी स्टेटमेंट है, जो थ्योरम है वो यही कहती है कि कोई भी भाज्य संख्या हो, चाहे वो छोटी से छोटी भाज्य संख्या हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी भाज्य संख्या हो, हम उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए इस बार हम 100 ले लेते हैं। देखें जरा 100, अब 100 देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये भी एक भाज्य संख्या है। तो 100 के जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, देखिए 100 के गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 5, देखिए तो एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 इंटू 5, 2 नहीं आएगा, केवल 5 आएगा। तो एक तरीका तो ये है कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और एक तरीका गुणनखंड निकालने का, एक तरीका ये भी होता है कि हम किसी नंबर को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित करते हैं, देखते हैं कि वो किस छोटे से छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित हो सकता है। तो हमें पता है ये 2 से विभाजित हो सकता है, तो 2 से हमने इसको विभाजित करा, यहाँ पर 5 आ गया। और फिर हम देखते हैं कि ये 5 जो है, अब ये किस छोटी छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित हो सकता है, तो ये 5 से ही होगा। 5 से होगा तो यहाँ पर अब 1 बच जाएगा, और 1 1 से होता है। तो इसके जो आपके जो फैक्टर हैं, जो प्राइम फैक्टर्स हैं, वो कौन से हुए, 2 इंटू 5। इसी तरीके से यदि हम 100 का निकालें, 100 का निकालेंगे तो क्या आएगा, इसे भी हम देखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। 2 से करेंगे तो 2 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना यहाँ पर भागफल आएगा, 50। इसी तरीके से 50 को करेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अब अभी भी 2 से हो सकता है ये, तो 2 से कर देंगे 25। फिर देखें 5, फिर 5 से ये डिवाइड होगा, 5 फिर 5, यहाँ पर आपका जो भागफल है वो 1 बच गया। तो अब आपको ये जो मिले ये आपके इसके गुणनखंड होंगे। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखा आपने, यहाँ पर 2 जो है वो 2 बार है और 5 2 बार है, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। तो हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देखिए 2 और 5 यहाँ पर कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं। तो कोई भी भाज्य संख्या उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। और यही हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, जिसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहा जाता है। तो इसको आप समझ गए होंगे अब। चलिए अब आते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का गणित में क्या उपयोग है, हम इससे किस तरीके से इससे हेल्प लेके क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्या इसका जो एप्लीकेशंस हैं, जो अनुप्रयोग हैं इसके, वो क्या हैं। चलिए देखें ज़रा। तो एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के जो प्रयोग हैं वो क्या होते हैं। तो उसके आधार पर हम किन्हीं भी दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, ये आपने 9th 8th क्लास में ज़रूर इनको समझा होगा और इन पे कुछ क्वेश्चन भी करके देखे होंगे। तो एचसीएफ और एलसीएम, फिर से इन टॉपिक को हम रिवाइज करते हैं और समझते हैं, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की हेल्प से एचसीएफ और एलसीएम निकालने सीखते हैं। तो देखिए एचसीएफ, इसकी हमने पूरा नाम भी यहाँ पे लिखा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हिंदी में बात करें तो इसको महत्तम समापवर्तक कह देते हैं। एलसीएम, एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक कह देते हैं। तो देखें एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। सबसे पहले कि एचसीएफ और एलसीएम ये किन्हीं दो संख्याओं का निकाला जाता है। ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई एक संख्या आपको दे दी और उसका एचसीएफ या एलसीएम आपसे पूछ लिया। तो ये किन्हीं भी दो संख्याओं का ही निकाला जाता है। चलिए देखें, तो उदाहरण के तौर पर सबसे पहले हम किन्हीं दो संख्याओं को ले लेते हैं। तो हमने तो समझाने के तौर पर हम कोई दो संख्याएं लेते हैं, जैसे एक संख्या हमने 18 ली और एक संख्या हमने 12 ली। देखें ज़रा, तो ये दो संख्याएं हैं। तो
अब इन दोनों संख्याओं का यदि आपसे कहा जाए कि पहले HCF निकालिए फिर हमें LCM निकाल के दिखाइए, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला जो मेथड है वो ये है कि हम इन दोनों संख्याओं के क्या करेंगे, जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि अगर ये संख्या भाज्य है तो इसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल हो सकते हैं। तो हम करते हैं। तो 18 के फैक्टर क्या होंगे? 18 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। इसी तरीके से 12, इस संख्या के जो गुणनखंड होंगे अभाज्य संख्याओं के रूप में वो क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो आपने देखा कि हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, और इसको और सिंप्लीफाई करके लिखें, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, इसकी पावर 1। तो अब देखिए आप जरा डेफिनेशन पे आ जाइए कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि जो दो नंबर हैं उनके बीच में जो अभाज्य संख्या जो कॉमन है उसकी सबसे बड़ी घात, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन, सबसे बड़ी घात नहीं, स्मॉलेस्ट पावर सबसे छोटी घात, जो भी इन दोनों के बीच में जो अभाज्य संख्या कॉमन है उसके सबसे छोटी घात। तो देखें जरा, तो सबसे छोटी घात की बात करें, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा कॉमन टर्म है वो हम यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हैं। तो जब HCF हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे, तो HCF क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर इन दोनों संख्याओं में कि जो गुणनखंड है उसमें कॉमन क्या आ रहा है सबसे ज़्यादा बार? तो 2 है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो इसकी स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है? 2 की पावर 1। तो 2 है ना। और ये भी कह सकते हैं कि ये जो 2 की पावर 1 यहाँ पे भी है और 2 की पावर 1 यहाँ पे तो होगी ही क्योंकि 2 की पावर 2 है। इसी तरीके से और देखें, एक 3 अभाज्य संख्या है, तो 3 की पावर 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इन दोनों से क्या कॉमन निकल सकता है? 3 की पावर 1 और 2 की पावर 1। तो इसको सरल करेंगे तो कितना आया? 6। यानी 6 क्या हो जाएगा इनका? HCF हो जाएगा। अब देखिए जो HCF हमारा आया है, आप इसको इस तरीके से भी समझें। अब जो हमारा HCF इसको बोला जाता है, इसको क्या कहा जाता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि इन दोनों संख्याओं के जो फैक्टर थे उसमें जो सबसे बड़ा गुणनखंड है वो 6 है, जो इन दोनों संख्याओं को क्या करता है? विभाजित करता है। देखें 6 जो 18 को विभाजित करता है और 12 को विभाजित करता है। तो HCF अब आप समझ गए होंगे कि HCF एक्चुअल में है क्या, कि उसको निकाला कैसे जाता है, और फिर निकालने के बाद उस HCF का अर्थ क्या है। चलिए इसी तरीके से अब हम LCM देखें। अब इन्हीं दोनों संख्याओं का जब हम LCM निकालेंगे तो किस तरीके से हम उसको निकालेंगे, देखें ज़रा। तो वही कि 18 के पहले हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो वो तो हमने यहाँ पे किए हुए हैं, तो हम सीधे सीधे यहाँ पे उसको लिख देते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो देखें ज़रा, तो अब LCM हम लोगों को निकालना है, तो LCM निकालना है तो अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हमें ऐसे अभाज्य संख्याओं की घात लेनी है जो दोनों में क्या हो? हाईएस्ट हो। अब तो हमने लोवेस्ट लिया था, इस बार इसमें क्या लेंगे? हाईएस्ट लेंगे। तो ऐसे देखिए 2 एक अभाज्य संख्या है, तो 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2। और देखें 3 एक 3 अभाज्य संख्या है, 3 की सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2। तो इसको हल कर लेते हैं। 2 की घात 2 क्या हो जाएगा? 4, और 3 की घात 3 हो जाएगा 9। तो इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा? 36 आ गया। तो यहाँ इसका हम ये कह सकते हैं कि इन दो संख्याओं का जो LCM आ गया वो 36 आ गया। तो अब इस जो LCM आया इसको समझें ज़रा। ये LCM इन दो संख्याओं का क्या आया है, तो किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, निकालना तो हम सीख गए। अब इसको कैसे पता करें कि LCM के इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि 18 और 12 ये कैसे हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। इन दोनों का ये कैसा है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखें ज़रा, 18 और 12 के
जो सबसे पहले 36 जो है ऐसी संख्या है जो 18 और 12 दोनों को सबसे पहले विभाजित, दोनों से सबसे पहले विभाजित होगी। देखिए 36 से पहले 35, 34, 30 बहुत सारी संख्याएं हैं, ठीक है। जैसे 24 भी है, 24 भी तो होती है जो 12 से विभाजित हो जाती है, लेकिन वो 18 से विभाजित नहीं होती है ना। तो इसलिए सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो दोनों से विभाजित होगी। तो यही इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो इसी पर बेस है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि कम से कम कॉमन वाला मल्टीपल कौन सा है, वो 36 है, जो इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। तो समझ गए आप। फिर से एक बार देख लेते हैं कि HCF जो है, HCF क्या कर रहा है कि गुणनखंड होने पे जो अभाज्य संख्या है उसकी न्यूनतम घात हम लेते हैं। और ये क्या होता है LCM, ये गुणनखंड करने पर जो अभाज्य संख्या की सबसे बड़ी घात होगी उसको हम यहाँ पर लेंगे। चलिए, तो HCF और LCM आप समझ गए होंगे। तो ये आप इसको खुद से कोई दो भाज्य संख्याएं लें और उनके HCF और LCM आप निकाल कर देख सकते हैं। या हम आपसे एक इसमें एक क्वेश्चन दे सकते हैं कि 40 और 30 इन दो संख्याओं के आप LCM और HCF दोनों निकालने का प्रयास करें। और जो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जो आपके क्लास टीचर्स या सब्जेक्ट टीचर्स हैं, उनसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। और जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो आपको अब समझ में आ गई होगी। LCM HCF हम समझ चुके हैं कि ये हमारे इसके एप्लीकेशन ही हैं इस थ्योरम की। चलिए देखें आगे। अब जो आपकी बच्चों एक एक्सरसाइज है आपकी बुक में 1.2 नंबर सिस्टम पहले चैप्टर में, तो इस चैप्टर्स में जो क्वेश्चंस हैं वो इसी फंडामेंटल थ्योरम से रिलेटेड हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो वो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं, और हम इन क्वेश्चंस को बाद में लेंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, क्योंकि अभी हमने समझ लिए। आप इन क्वेश्चंस को सभी को करके देखें, कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को करके देखें, यदि कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं, तो सभी क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। तो देखिए, एक जो LCM HCM हमने पढ़ा है तो उस पर बेस्ड एक रिलेशन बन जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि LCM, यदि टू पॉजिटिव इंटीजर हमारे, यदि कोई दो पॉजिटिव इंटीजर A और B हैं, तो उनका LCM और HCF यदि उन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो दोनों की LCM और HCF की मल्टीप्लाई करने पर वो किसके बराबर होता है, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, ठीक है। तो इस रिलेशन को भी आप लोग हमेशा रिमेंबर रखेंगे, क्योंकि इस रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, या इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। तो ये रिलेशन आया कैसे, तो ये रिलेशन भी आपका इन्हीं दोनों की डेफिनेशन से आया है। जो LCM और HCF निकालने का जो प्रोसेस है वो उसी से आया है, क्योंकि आपने देखा कि जो HCF है वो 6 है, जो LCM है वो 36 है। यदि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि वो 18 और 12 के इक्वल ही आएगा। तो इस रिलेशन को आप यहाँ पर देख सकते हैं और अपना नोट कर सकते हैं नोटबुक में। और क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है इसमें कुछ क्वेश्चंस इस रिलेशन पर भी पूछे हुए हैं, देखें ज़रा। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपसे और यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो देखें, तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, आपसे पूछना चाह रहे हैं कि 6 की पावर n यदि कोई नंबर है, तो अब n की वैल्यू जो हो वो कोई भी अगर हम नेचुरल नंबर मानकर चलें, तो क्या कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पर रखने पर कोई एक संख्या ऐसी हमें मिलेगी कि जो एंड डिजिट जिसकी 0 होगी। तो उसको कैसे चेक करें, देखिए आपको पता है एंड डिजिट 0 कब आती है, जब 2 और 5 की मल्टीप्लाई होती है या उसमें 10 इंक्लूड हो, तभी तो 0 आएगा, नहीं तो 0 आएगा ही नहीं, क्योंकि 2 और 5 की मल्टीप्लाई होने पे 0 आता है। तो इसके लिए हम क्या चेक करेंगे कि जो इसका आधार है उसके फैक्टर करते हैं।
तो देखें ज़रा, इसके यदि हम प्राइम फैक्टर करें तो 2 इंटू 3 इसकी पावर n, तो जो 3 की पावर n कुछ भी होगी या 2 की पावर n, वो तो इसके मल्टीपल के रूप में ही होगी। तो हमें ये देखना है कि क्या यहाँ पर हमें 2 और 5 मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो 2 तो मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब n की किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ पर ये जो नंबर है 6 की पावर n, ये कभी भी ज़ीरो, इसका एंड डिजिट कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। तो आप ये समझ गए होंगे। तो बस यही यहाँ पर इन्होंने यही पूछा है। तो अब ये सभी क्वेश्चंस आप लोग करके देखिएगा। कोई क्वेश्चन ना आए तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, हम उसको आपको और सरलतम तरीके से करके बताएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और प्रैक्टिस ज़रूर करें क्वेश्चंस की, इन सभी की। थैंक यू।